हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज 21 मार्च का एडिटोरियल। जी हाँ, देखते हैं कि आज के एडिटोरियल में क्या है विशेष, और साथ ही साथ देखेंगे कि आज की कौन सी वोकैबुलरी है जो कि एडिटोरियल में विशेष है। लेकिन इनसे पहले यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स न्यू हैं और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। जी हाँ दोस्तों, डू सब्सक्राइब, प्लीज़ 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 आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। और हाँ, यदि कहीं कोई फीडबैक है, कहीं कोई कमेंट है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन ऑन माय कमेंट बॉक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का एडिटोरियल और देखते हैं कि क्या है आज के एडिटोरियल की मेन न्यूज़। आइए। चलिए दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। लेकिन स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट करेंगे आज की वोकैबुलरी। देखते हैं कि कौन सी वोकैबुलरी आज की मेन है जो कि एडिटोरियल में यूज हुई है। ठीक है, सो हियर वी आर। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे बगल में, वोकैबुलरी नंबर 1 एफिकेसी। जी हाँ, एफिकेसी, EFFICACY। एफिकेसी का मीन्स होता है एबिलिटी, योग्यता को कहते हैं एफिकेसी। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड और इंटेंडेड रिजल्ट। एक ऐसी योग्यता जिसमें आप डिजायर्ड, जो आपने सोचा हुआ है या आपने जो समझा हुआ है, ऐसा रिजल्ट प्रोड्यूस करना आपकी क्षमता कहलाती है एफिकेसी। सेकेंड है दोस्तों थ्रोन अप। थ्रोन अप का मतलब होता है टू प्रोड्यूस न्यू प्रॉब्लम्स, नई नई प्रॉब्लम का सामने आना या नई नई प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो जाना, थ्रोन अप। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मीन्स होता है दोस्तों मुद्रास्फीति, मतलब मूल्यों का बढ़ना, सामान के जो रेट होते हैं उनका बढ़ जाना कहलाता है, कॉमर्शियल वर्ड है इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट। द मीनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज वाद विवाद, मीन्स जो झगड़ा होता है, जो छोटे मोटे विवाद होते हैं, चाहे वो किसी में भी हो जाएं, कॉन्फ्लिक्ट कहलाते हैं। मीन्स डिसएग्रीमेंट और आर्ग्यूमेंट, चाहे बहस हो और चाहे डिसएग्रीमेंट, आप सहमत नहीं है किसी भी इंसान से या उसके कुछ कहने से, कहलाता है कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट है दोस्तों बेनिवोलेंस, और बेनिवोलेंस का मीन्स होता है दया, किसी को दया करना, चाहे चैरिटी रुपए देके और चाहे कैसे भी दया करना, ह्यूमैनिटी दिखाना, मानवता दिखाना कहलाता है बेनिवोलेंस, काइंडनेस। नेक्स्ट है दोस्तों आपके लिए डैम्पन। डैम्पन का मतलब होता है कमजोर, मेक लेस स्ट्रॉन्ग और इंटेंस, किसी भी चीज को बहुत ही कमजोर कर देना या फिर जो इंटेंस है उसका जो गति है वो धीमी कर देना, मेक लेस इंटेंस कहलाता है डैम्पन। एंड द लास्ट आज की वोकैबुलरी में है स्पर, SPUR, स्पर। द मीनिंग ऑफ स्पर इज गिव एन इंसेंटिव और एनकरेजमेंट टू, किसी को रुपए के तौर पे कोई एनकरेजमेंट देना या किसी को इंसेंटिव प्रदान करना, प्रोवाइड कराना कहलाता है स्पर। आपने किसी को कुछ रुपए दिए इंसेंटिव के तौर पे या किसी को आपने शाबाशी दी, ये दोनों ही चीजें कहलाएंगी स्पर। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का एडिटोरियल और देखते हैं कि कैसे यूज हुई है ये वोकैबुलरी वहां पे, और यही आपको टेस्ट योरसेल्फ में करना है। लास्ट में यही वोकैबुलरी आपसे पूछी जाएंगी, तो आपको ध्यान रखना है कि उनके मीनिंग क्या है। दिस इज व्हाट वी कॉल दोस्तों टेस्ट योरसेल्फ। आपको पता लगता है कि हम कितने क्विक हैं लर्न करने में, कॉल क्विक लर्नर, राइट। चलिए तो देखते हैं आज की हेडिंग है द स्प्रिंग ब्लूज। स्प्रिंग, जैसा कि हम जानते हैं कि एक मौसम है, उसे हम कहते हैं स्प्रिंग। ब्लूज मतलब अंधकार, स्प्रिंग जो है वो ब्लूज है, वो अभी भी अंधकार में है, मतलब कहीं ना कहीं निराशा की जो महक है वो आ रही है, निराशा जो है वो छाई हुई है। स्प्रिंग दोस्तों जैसा कि चल रहा है ऑन इंडियाज रिकवरी 2 years into द पेंडेमिक, जो इंडिया की रिकवरी है 2 years into द पेंडेमिक, 2 साल में पेंडेमिक पर, मतलब 2 साल से हम देख रहे हैं कि पेंडेमिक को झेल रहे हैं, तो उसमें इंडिया ने कितना रिकवर किया है या कितना रिकवरी हुई है इंडिया की, ऐसा कुछ इस न्यूज में दिखाया जाएगा। ऑन इंडियाज रिकवरी, ये पैसेज लिखा गया है इंडिया की रिकवरी पर 2 years, 2 साल में, इनटू द पेंडेमिक, पेंडेमिक का सेशन चल ही रहा है, तो पेंडेमिक के सेशन में 2 साल में जो रिकवरी हुई है। आगे उसने स्टेटमेंट में क्या कहा आपसे, उसने स्टेटमेंट में कहा अ फ्रेश गार्ड, एक जो फ्रेश गार्ड है, गार्ड का मतलब होता है दोस्तों प्रोटेक्शन के तौर पे, अ फ्रेश गार्ड इज नीडेड, एक फ्रेश प्रोटेक्शन की जरूरत है टू नर्चर इंडियाज फ्लैजलिंग इकोनॉमी, इंडिया की जो गिरती हुई इकोनॉमी है, फ्लैजलिंग का मतलब है डिक्रीजिंग इकोनॉमी, इंडिया की जो गिरती हुई इकोनॉमी है उसके लिए हमें जरूरत किसको है, हमें प्रोटेक्शन की जरूरत है इंडिया की इकोनॉमी को, गिरती हुई इकोनॉमी को नर्चर करने के लिए, बढ़ाने के लिए। रिकवरी फ्रॉम द पेंडेमिक,
जो कि पैंडेमिक से इसकी हमें रिकवरी करनी है। मतलब पैंडेमिक में जो हमारी इकोनॉमी गिर गई थी उसमें हमें क्या करना है, हमें उसको नर्चर करना है। और नर्चर करने के लिए जो फ्रेश गार्ड है, जो एक फ्रेश प्रोटेक्शन है या फ्रेश पुश है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि क्या करना चाहिए या क्या किया है अभी तक गवर्नमेंट ने। राइट, चलिए तो देखते हैं भैया क्या कह रहा है सेंटेंस में। उसने कहा दिस वीक इंडिया विल कंप्लीट 2 years सिंस द गवर्नमेंट एम्बार्क्ड ऑन। ये जो हफ्ता है, चूंकि पैसेज आज का है तो उसने बताया दिस वीक, ये जो हफ्ता है इंडिया कंप्लीट करेगा 2 साल। कब से? द गवर्नमेंट एम्बार्क्ड ऑन, जब से गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग की है व्हाट इज नाउ कंसीडर्ड, जो समझा जाता है द हार्शेस्ट एंड क्विकेस्ट लॉकडाउन्स इन द वर्ल्ड। मतलब इंडिया में जो हार्शेस्ट और क्विकेस्ट लॉकडाउन लगा था, सबसे पहले इंडिया में लगा, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है कि इस हफ्ते इंडिया कंप्लीट करेगा अपने 2 साल पूरे जब से गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग दे दी थी लॉकडाउन की, जो कि क्विकेस्ट था और हार्शेस्ट था। यहाँ पे हार्शेस्ट को आप गलत मत लीजिएगा, हार्श का सुपरलेटिव वर्जन है ये, हार्श, हार्शर और हार्शेस्ट, तो हम यूज कर सकते हैं। इन अ बिड टू ब्लॉक एंट्री पॉइंट्स, और इंडिया ने क्या किया था, इंडिया ने जो एंट्री पॉइंट्स थे उनको ब्लॉक कर दिया था फॉर द इन्फेक्शियस कोविड-19 वायरस। किसके लिए? कि जो कोविड-19 इन्फेक्शियस वायरस है, जैसे कि हम इसको डील कर रहे हैं अभी तक, उसको रोकने के लिए। तो भैया 2 साल हो चुके हैं इस हफ्ते, इसमें बताया गया। आगे उसने कहा द एफिकेसी, जो प्रभाव है ऑफ दैट लॉकडाउन, उस लॉकडाउन का, बोथ इन टर्म्स ऑफ कर्बिंग इन्फेक्शन रेट्स, जो इन्फेक्शन रेट्स हैं उनको रोकते हुए, मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट के लिए, एंड द अकम्पनिंग हार्डशिप्स, और जो हार्डशिप्स थी, मतलब जो कठिनाइयां थी, इम्पोज्ड ऑन पॉपुलेशन एट लार्ज, जो बहुत सामूहिक तौर पे इम्पोज की गई थी कठिनाइयां। भाई जब पैंडेमिक आया तो कठिनाइयां भी आई, तो ये इम्पोज्ड हो गई, मतलब जो आम जनता थी, जो आम जीवन चल रहा था, उस पर इम्पोज्ड हो गई, उस पर लाद दी गई। कैन बी डिबेटेड एट लेंथ, इस बात पे चर्चा की जा सकती है एट लेंथ, एक बड़े तौर पे। मतलब लोगों को जो परेशानियां झेलनी पड़ी, इस बात पे बहुत बड़ी चर्चा की जा सकती है कि इन 2 सालों में क्या क्या परेशानियां हुई। आगे उसने कहा देयर इज हाउएवर, बल्कि लिटिल आर्ग्यूमेंट ओवर द मैसिव इकोनॉमिक कॉस्ट फॉर द कंट्री। लेकिन हम बात करें इकोनॉमिक कंट्री की, मतलब इकोनॉमिक कॉस्ट की जो कंट्री में घटित हुई है, उसके लिए भैया लिटिल आर्ग्यूमेंट है, मतलब उस पर ज़्यादा गौर नहीं दिया सकता, उसके लिए एक छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट है। लेकिन हाँ, जो इंसानों को परेशानियां झेलनी पड़ी हैं, वो एक बड़ा मुद्दा है। फिर से रिपीट करूंगा, उसने कहा देयर इज हाउएवर। सेंटेंस में जब भी हाउएवर का यूज करते हैं तो दोस्तों वो हमेशा अगेंस्ट में जाता है। तो उसने कहा प्रॉब्लम्स तो हैं, देयर इज हाउएवर, लेकिन फिर भी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है, लिटिल आर्ग्यूमेंट जो है ओवर द मैसिव इकोनॉमिक कॉस्ट। ओवर मतलब किसके ऊपर? जो मैसिव, जो बहुत बड़ी इकोनॉमिक कॉस्ट है फॉर द कंट्री के लिए, उसके प्रति लिटिल आर्ग्यूमेंट है, मतलब छोटी मोटी विवाद है उसके लिए। उसने कहा द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इज अंडरलाइन, हैज अंडरलाइन, उसने अंडरलाइन किया है कि सम ऑफ दैट डैमेज टू इंडिया जीडीपी इज परमानेंट, कि इंडिया की जीडीपी को जो कुछ डैमेज हुए हैं वो परमानेंट हुए हैं। मतलब होलसेल देखा जाए तो भैया इंडिया की जीडीपी गिरी है, कुछ डैमेज जो हुए हैं वो परमानेंट हुए हैं। लोगों को इस लॉकडाउन में बहुत कुछ चीज़ें सहनी पड़ी हैं। इंडिया को 2 साल हो चुके हैं इस लॉकडाउन को सहते सहते। तो मोर ओवर यदि हम बात करें तो इंडिया को इस पैंडेमिक में लोगों पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो ठीक है, उसको नज़रअंदाज थोड़ा बहुत कर सकते हैं, वो थोड़ा बहुत कम प्रभावित है, लेकिन लोगों के जीवन आमतौर पर बहुत ज़्यादा प्रभावित है। ये था पैसेज का मीन। सेंग्रिस ने क्या कहा, दिस कैन बी लिंक्ड, ये जो बातें थी अभी जो हमने अभी की हैं, इनको लिंक किया जा सकता है बिजनेसेस शटिंग शॉप फॉर गुड। बिजनेसेस मतलब जो शॉप हैं वो बंद कर दी गई हित के लिए, अच्छे के लिए। लेबरर्स माइग्रेटिंग होम, लेबरर्स जो थे वो अपने घरों को लौट चुके थे, वो लौट गए। विद मैनी चूजिंग नॉट टू रिटर्न, बहुतों ने तो यहाँ तक चूज कर लिया कि लौटेंगे ही नहीं दोबारा। एंड कंज्यूमर्स टर्निंग इंक्रीजिंगली रिलक्टेंट, और कंज्यूमर्स थे जो रुपया खर्च करते थे, जो सामान को खरीदते थे, उनकी तो ऐसी इच्छा हुई कि भैया वो रिलक्टेंट हो गए, अनिच्छुक ही हो गए सामान खरीदने के। पेंडेमिक के कारण रुपया किसी पे रहा नहीं, जब रुपया नहीं रहा तो उनकी इच्छाएं मर गई अब कि भैया क्या खरीदें। आगे उसने क्या कहा, द रिबिल्डिंग एफर्ट्स रिमेन्स अ वर्क इन प्रोग्रेस, जो रिबिल्डिंग एफर्ट्स थे, जो ऑफ एफर्ट्स दोबारा दिए जा रहे थे, रिमेन्स वो बाकी रह गए, अ वर्क इन प्रोग्रेस किसके तौर पे? कंटिन्यूटी के तौर पे, मतलब वो पूरे नहीं हुए, वो केवल कंटिन्यू ही चलते रह गए। ऑल्दो यद्यपि रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शंस, जो रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन है
जो गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया है रेवेन्यू, जो रुपया जो कलेक्ट किया है, यहाँ पे दोस्तों ऑल्दो का जो यूज हम करते हैं वो करते हैं कॉन्ट्रेरी सेंस में, मतलब विपरीत सेंस में। अभी तक जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शंस की। जो टैक्स कलेक्शन था रिकॉर्डेड एरिया में, मतलब जो रिकॉर्ड किया गया, वुड सजेस्ट, वो बताएगा दैट ऑल इज वेल, कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक था, मतलब टैक्स ठीक ठाक रहा है कलेक्शन में। आगे उसने कहा पर्सनल कंजम्पशन, जो पर्सनल कंजम्पशन की चीजें थी, जो हम रोजमर्रा की चीजें थी कंज्यूम करने के लिए, एंड एम्प्लॉयमेंट ड्राइविंग कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स, और जो सेक्टर्स जो इंटेंसिव सेक्टर्स थे, एम्प्लॉयमेंट देने वाले, जो रोजगार देखते थे, जैसे हॉस्पिटैलिटी रहा, हॉस्पिटल्स रहा, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्रीज रही, जो देते थे रोजगार, रिमेन बिलो प्री पैंडेमिक लेवल्स, वो शेष रहे कैसे, बिलो प्री पैंडेमिक लेवल्स। जो प्री पैंडेमिक लेवल्स था, मतलब पैंडेमिक से पहले वो जो सेक्टर था, जो एरिया था, पैंडेमिक से पहले जो स्थिति थी, उसमें से भी वो और नीचे आ गए। मतलब जो पब्लिक सेक्टर एरियाज थे कुछ, उनकी जो सिचुएशन थी पैंडेमिक से पहले, वो उससे भी नीचे गिर गए, क्योंकि जॉब्स नहीं रही, लोगों को निकाल दिया गया, लोग घर आ गए, वापस चले गए, और वो सेक्टर्स जो है वो बिल्कुल ही नीचे गिर पड़े। उसने क्या कहा, आगे कहा इवन एज अदर मैक्रो मैट्रिक्स हैव सरपास प्री कोविड परफॉर्मेंस, लेकिन हाँ इवन एज जो अदर मैक्रो मैट्रिक्स हैव सरपास, जो थोड़े बड़े बिजनेस थे, जो बड़ी सर्विसें थी भैया, उन्होंने क्या किया, हैव सरपास प्री कोविड परफॉर्मेंस, जो कोविड से पहले की जो परफॉर्मेंस थी उससे आगे बढ़त बनाई। कुछ सेक्टर्स तो बिल्कुल गिर गए, लेकिन कुछ सेक्टर्स ने आगे अपने आप को उछाल दिया, अपने आप को इंक्रीजमेंट किया। उसने आगे कहा जस्ट एज द वायरस अपीयर टू बी एबिंग, जैसा कि वायरस प्रतीत हुआ, वायरस दिखाई दिया, टू बी एबिंग घटता हुआ, ट्रिगरिंग होप्स ऑफ अ रिवाइवल, लोगों के अंदर एक आशा जाग गई दोबारा पुनर्जीवित होने की, दोबारा जीवित होने की, इन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, कंज्यूमर में जो कॉन्फिडेंस था, जो ग्राहक में कॉन्फिडेंस था, वो दोबारा जागने लगा। द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, तो भैया फिर क्या हुआ, वो कॉन्फिडेंस जागा तो सही, लेकिन जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट था हैज थ्रोन अप फ्रेश चैलेंजेस, उसने सामने एक फ्रेश चैलेंज रख दिया, इंक्लूडिंग क्या करते हुए, किसके साथ, हाई कमोडिटी, मतलब अगेन दोबारा किसमें, जो सामान थे उनकी दरों में बढ़त करते हुए, एंड क्रूड ऑयल प्राइजेस, और जो क्रूड ऑयल के प्राइजेस हैं उनमें हाईएस्ट दिखाते हुए। मतलब अभी लोगों में केवल आया ही आया था उत्साह कि हाँ अब जो पैंडेमिक है वो कम होता जा रहा है, लेकिन जो रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसने एक फ्रेश चैलेंज रख दिया लोगों के सामने कि भैया हाई कमोडिटी, जो प्राइस थे वो बढ़ गए कमोडिटी के, मतलब सामान के, एंड क्रूड ऑयल प्राइसेस, और जो कच्चा तेल का जो प्राइस था वो भी सामने आ गया, वो भी बढ़ गया। किसके कारण, रशिया यूक्रेन के वॉर के कारण। आगे उसने कहा सेंटेंस में हेल्थ केयर कॉस्ट आर कंसिडर्ड अ की फैक्टर, जो हेल्थ केयर कॉस्ट हैं उन्हें माना जाता है कि वो की फैक्टर हैं, वो मेन फैक्टर हैं फॉर पुशिंग सेवरल मिडिल एंड लोअर इनकम हाउस होल्ड्स, क्या करने के लिए, पुश करने के लिए बहुत सारी जो मिडिल क्लास की इनकम्स हैं, जो लोअर क्लास की इनकम्स हैं, बिलो द पॉवर्टी लाइन, वो और भी नीचे आ गई, वो बिल्कुल ही ध्वस्त हो गई। वाइल, जबकि हाई इन्फ्लेशन अफेक्ट्स ऑल इकोनॉमिक एक्टर्स, मतलब जो हाई इन्फ्लेशन था उसने अफेक्ट किया सभी इकोनॉमिक सेक्टर्स को। यहाँ पे एक्टर्स नहीं होना चाहिए था, ये थोड़ा गलत है, यहाँ पे दोस्तों होना चाहिए था सेक्टर्स, तो यहाँ पे हम ए काट देंगे, एस लिख देंगे, एस ई। तो उसने कहा लेकिन यदि हम बात करें इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन ने अफेक्ट किया हाई इकोनॉमिक सेक्टर्स को, मतलब काफी इकोनॉमिक जो सेक्टर्स हैं इन्फ्लेशन ने, मतलब इस महंगाई ने उनको भी इफेक्ट किया, किसी को छोड़ा नहीं। The Russia-Ukraine situation has not only catapulted gas, oil and coal prices higher, जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसने बढ़ाया ही नहीं गैस के प्राइसेस को, ऑयल के प्राइसेस को और कोल के प्राइसेस को, बट ऑल्सो फर्टिलाइजर्स, वीट, कॉर्न एंड सीड ऑयल, लेकिन उसने सीड ऑयल, कॉर्न, वीट और फर्टिलाइजर्स के प्राइसेस को भी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। अ सेक्शन ऑफ फार्मर्स, जो फार्मर्स का एक ग्रुप था, ग्रोइंग क्रॉप्स, जो क्रॉप उगाने वाला ग्रुप था, जो कि फसल उगाता था, सच एज वीट, जैसा कि गेहूं वाला, मे गेन, हो सकता है कि उनको कुछ लाभ हुआ हो, बट लेकिन इन्फ्लेशन इन एसेंशियल आइटम्स, जो इन्फ्लेशन था, जो महंगाई थी, एक एसेंशियल, एक जो महत्वपूर्ण चीजें थी उन पर, सच एज जैसा कि खाना हो, फूड हो, ट्रांसपोर्ट हो, विल इम्पैक्ट पुअर द मोस्ट, उसने सबसे ज्यादा प्रभाव डाला गरीबों पे। हो सकता है कि किसान जो कि गेहूं उगाते थे उनको थोड़ा बहुत लाभ हुआ हो, लेकिन बाकी जो फूड और ट्रांसपोर्ट जैसी चीजें थी उन्होंने गरीबों की कमर तोड़ दी, गरीबों पे बहुत प्रभाव डाला। फॉर नाउ, अब हम देखें अब के लिए इंडियाज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, इंडिया की जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, हु द गवर्नमेंट हैज आर्ग्यू डिटरमाइंड, जिनके लिए गवर्नमेंट ने आर्ग्यू किया है
कि वो अपने रिटेल प्राइस को फ्यूल के हैव शोन एक्सट्रीम बेनिवोलेंस, कि वो उन्होंने क्या दिखाया, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं गवर्नमेंट के एम्फेसिस करने पे, गवर्नमेंट के दबाव देने पे उन्होंने बेनिवोलेंस दिखाया, उन्होंने उदारता दिखाई, मतलब उन्होंने अपने जो प्राइस हैं वो हाई नहीं किए। होल्डिंग रेट्स एट, उन्होंने अपने जो रेट्स हैं उनको होल्ड किया, उनको वैसा ही रखा एट नवंबर 2021, जैसा कि नवंबर 2021 में थे लेवल्स, एंड दिस में परसिस्ट, और ये हो सकता है कि कंटिन्यू रहें पार्लियामेंट्स करंट सेशन रूल्स, जो पार्लियामेंट का करंट सेशन रूल है उसके एंड तक। मतलब ठीक है, एक जगह हमें राहत भी मिली कि जो ऑयल के जो दाम थे गवर्नमेंट ने आर्ग्यू किया कि भाई ऑयल कंपनी से कि वो अपने प्राइसेस को बढ़ाएं नहीं, क्योंकि सिचुएशन अभी बहुत ज़्यादा वर्स्ट है, तो उन लोगों ने बेनिवोलेंस दिखाया कंपनीज ने और उन्होंने प्राइस नहीं बढ़ाए। नवंबर 2021 से लेके पार्लियामेंट का जो अभी का करंट सेशन चल रहा है उसके एंड तक उन्होंने नहीं बढ़ाए हैं। आगे उसने कहा दिस इज हाउएवर नॉट फिस्कली सस्टेनेबल, जबकि हम बात करें तो ये चीज ना इकोनॉमिक तौर पे फिस्कली मतलब इकोनॉमिक तौर पे सस्टेनेबल नहीं है, मतलब स्थिर नहीं है। जस्ट एज द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज आर्ग्यूड, जैसा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उसने आर्ग्यू किया दैट हाई ग्लोबल इकोनॉमी प्राइसेस आर नॉट, जैसे हाई ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस जो हैं जैसे कि वो हाई नहीं है, ऐसे ही जो रेट जो है ऑयल के वो भी हाई नहीं, मतलब वो सेम कंडीशन में नहीं रहेंगे। सस्टेनेबल का मतलब होता है दोस्तों किसी भी चीज का स्थिर रहना, तो उसने साफ साफ कहा कि लेकिन आप ये मत समझिए कि ये जो लो प्राइस है ये हमेशा सस्टेन रहेंगे, जैसा कि कमोडिटी पे जो प्राइस है हैज आर्ग्यूड दैट हाई ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस आर नॉट, जैसे कि कमोडिटी पे जो प्राइसेस हैं वो हमेशा हाई नहीं रहेंगे, ऐसी ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो हमेशा हाई और लो नहीं रहेंगे, हो सकता है कि वो बढ़ें और घटें आगे, लेकिन अभी के तौर पे वो स्थिर कर दिए गए हैं। फिर आगे उसने क्या कहा दोस्तों, आगे कहा अ प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट इन यूरोप, जो लंबा चलता हुआ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है यूरोप में, कुड टिप द ग्लोबल इकोनॉमी इनटू रिसेशन, उसने वो हो सकता है कि वो डाल दे ग्लोबल इकोनॉमी को रिसेशन में, इवन एज मॉनेटरी पॉलिसी मिस स्टेप्स, इवन चाहे मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो मिस स्टेप्स वो बिगड़ जाए, एंड सोशल रिस्क एसोसिएटेड, और जो सोशल सामाजिक जो रिस्क हैं एसोसिएट जो संबंध रखते हैं हाई इन्फ्लेशन से, कुड डैम्पन ग्रोथ, वो अपनी ग्रोथ को क्या कर दें, वो अपनी ग्रोथ को हटा दें, गिरा दें। मूडीज इन्वेस्टर, जो मूडी के इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स सर्विस वार्नड लास्ट वीक, उन्होंने लास्ट वीक वार्न किया, मतलब उसने क्या कहा कि हो सकता है जो यूरोप का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको और वर्स्ट कर देता, आप लोगों को संभल के रहने की जरूरत है। ये किसने कहा, ये मूडी के इन्वेस्टर्स जो सर्विस है, जो एक कंपनी है उसने वार्न किया है ये। फिर आगे कहा दोस्तों ऑन द अदर हैंड, यदि हम दूसरे हाथ पे बात करें और दूसरी साइड को देखें तो द गवर्नमेंट्स रोबस्ट डायरेक्ट टैक्स, जो गवर्नमेंट के रोबस्ट डायरेक्ट टैक्स हैं कलेक्शंस, जो गवर्नमेंट ने एक रोबस्ट कलेक्शन किया है, दैट हैव सरपास, जो क्रॉस कर गया है, क्या क्रॉस कर गया है, इवन रिवाइज्ड एस्टिमेट, जो उन्होंने सोचा था बाय, मतलब जो उन्होंने रेट सोचे थे उससे भी 1.13 लाख करोड़ रुपए ऊपर पहुंच गया। गिव इट रूम, वो एक स्पेस देता है, मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने जो एक कलेक्शन सोचा था टैक्स का वो उससे भी हाई पहुंच गया, कितना 1.13 लाख करोड़ रुपीस हाई पहुंच गया। गिव इट अ रूम, ये एक रूम देता है, ये एक राहत की सांस देता है, ये एक स्पेस देता है, किस बात के लिए, टू नॉट जस्ट पुश फॉरवर्ड द LIC शेयर सेल, कि जो LIC के शेयर हैं उनको सेल ना किया जाए टिल मार्केट वोलेटिलिटी सबसाइड्स, मतलब जो मार्केट है जब तक उसमें लोच ना आ जाए, जब तक मार्केट हमारा मतलब ठीक ना हो जाए, मार्केट सामान्य ना हो जाए, तब तक गवर्नमेंट जो है वो LIC के शेयर ना बेचे। फिर आगे क्या कहा, कर्ब अदर इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, जो बाकी महंगाई के प्रेशर हैं उनको रोके, उनको कर्ब करे। और आगे क्या कहा उसने, आगे कहा एंड एक्सपेंड द कोविड-19 बूस्टर, और एक्सपेंड करे, बढ़ाए कोविड-19 बूस्टर शॉट्स कवरेज को, जहां जहां कवरेज होने हैं कोविड-19 जिनको बूस्टर नहीं लगे उनकी कवरेज को और बढ़ाए। मतलब साफ साफ कहा है कि भाई जब हमारे पास इतना टैक्स कलेक्शन हो चुका है गवर्नमेंट के पास, तो इससे भैया एक चीज़ तो डेफिनेट है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो LIC के शेयर को सेल ना करे जब तक मार्केट क्या ना हो जाए, मार्केट में लोचता ना आ जाए, जब तक मार्केट अपने पुराने ढंग पे ना आ जाए, पुरानी अपने आप को बैक ना कर ले। और यही नहीं बल्कि जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, उसको भी रोका जाए किसी स्टैंडर्ड पे, और एक्सपेंड किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से कोविड-19 के बूस्टर शॉट को, राइट। आगे कहा अनलेस पीपल गेट मोर सर्टेनिटी, जब तक लोगों के अंदर बहुत ज्यादा स्थिरता, सर्टेनिटी, निश्चितता नहीं आ जाती अबाउट द पैंडेमिक्स एंड गेम, किसके बारे में, पैंडेमिक के खत्म होने के बारे में, एंड हैव सम मनी इन देयर हैंड्स, और कब तक इन चीजों को बरकरार रखें, जब तक लोगों के हाथ में कुछ रुपया नहीं आ जाता। इट वुड बी डिफिकल्ट, तो ये बहुत कठिन होगा
टू स्पर कंजम्पशन इनफ टू रीच द नेसेसरी, कि जो कंजम्पशन है उस इट वुड बी डिफिकल्ट, ये बहुत कठिन होगा, टू स्पर कंजम्पशन की कंजम्पशन को बढ़ाया जाए इनफ पर्याप्त मात्रा में, टू रीच द नेसेसरी नेक्स्ट स्टेज, किस स्टेज तक, जो स्टेज जो है नेसेसरी है, आवश्यक है, ऑफ द रिकवरी, रिकवरी के लिए जो स्टेज आवश्यक है उस स्टेज तक हम क्या बढ़ाएं, हम कंजम्पशन को बढ़ाएं, ये थोड़ा कहना कठिन होगा। अ रिवाइवल इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ, एक रिवाइवल मतलब हमें जीवित करना है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को इस तौर पर, मतलब रिवाइवल इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से जो प्राइवेट कंपनियां हैं या जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट किया जाता है उनके रिवाइवल के तौर पर, उनको जीवित करने के तौर पर। तो उसमें साफ साफ कहा गया कि जब तक ये चीज़ें ना हो जाएं, तो इसका रिलेशन दिखाया गया पिछले पैसे से, तब तक गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इन्फ्लेशन पे थोड़ा लगाम कस के रखे, जब तक लोगों के हाथ में रुपया ना आ जाए, जब तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो दोबारा रिवाइव ना हो जाए, और जो कंजम्पशन है इनफ वो लोगों के पास ना पहुंच जाए आसानी से, तब तक सरकार को चाहिए कि वो थोड़ा इस पर लगाम बांधे। सो दोस्तों, ये था आज का हमारा, मेरे अंदाज से बहुत ही शॉर्ट में था, बहुत ही सिंपल था, और ये क्या था हमारा, ये था हमारा आज का एडिटोरियल जो हमने समझा। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। इसको दोबारा पढ़ेंगे, सिंपल था और सच्चा सा था, छोटा सा था। इसको दोबारा देखेंगे, यदि कहीं कोई डाउट है तो आप मुझसे जरूर पूछेंगे। राइट एवरीवन, ये है टेस्ट योरसेल्फ की कुछ वोकैबुलरी जो कि 7 है। आपने जो वोकैबुलरी पढ़ी वहां पे तो आपको बताना है कि इनके मीन क्या है और कैसे लगेंगे। यदि कहीं कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। क्लियर? अब दोस्तों शॉर्ट पे हम एक काम और कर सकते हैं, और एक काम करें आज मैं आपको एक दूसरा और पैराग्राफ पढ़ाऊंगा, लेकिन बहुत शॉर्ट में। ये था हमने जो बहुत ही ब्रॉड में पढ़ा था। एक सेकंड जो एडिटोरियल निकला है हम उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। उसकी वोकैबुलरी है ये, आप इनको पढ़ लेंगे एक बार। कंडोन मीन्स क्षमा करना, फॉरगिव। एब्स्टेन मतलब बचे रहना, रिस्ट्रेन फ्रॉम। फ्लरी का मतलब होता है अ शॉर्ट पीरियड ऑफ एक्टिविटी, एक छोटे समय के लिए जो एक्टिविटी की जाए। टॉल मतलब होता है सफरिंग या डेथ। कॉल आउट का मतलब होता है ड्रॉ क्रिटिकल अटेंशन, किसी ने कुछ कहा उससे कॉल आउट करना, कोई अटेंशन निकालना। एक्सेप्टेबल मतलब टू समवन्स अनएक्सेप्टेबल एक्शंस एंड बिहेवियर, मतलब किसी का कोई अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है, कोई बेकार का बिहेवियर है, उससे कोई ना कोई उस पर ध्यान देना। ड्रॉ क्रिटिकल अटेंशन, उस पर क्या करना, कॉल आउट करना, उस पर ध्यान देना। और ऑटोनॉमी का मतलब होता है दोस्तों अपनी खुद की पावर, खुद की ही सरकार ऑटोनॉमी कहलाती है। ये जो वोकैबुलरी है ये हमारी नेक्स्ट पैसेज में यूज होगी। ठीक है, तो जल्दी से एक बार ब्रीफ में कंसाइज में देख लेते हैं कि नेक्स्ट पैराग्राफ क्या दिया हुआ है। माउंटिंग प्रेशर, ये हमारा नेक्स्ट दोस्तों स्टेटमेंट कहूं या हेडिंग कहूं नेक्स्ट एडिटोरियल की। बढ़ता हुआ प्रेशर ऑन इंडियाज ऑप्शंस ऑन यूक्रेन, जो इंडिया के पास ऑप्शन है यूक्रेन को लेकर। ऑन इंडियाज ऑप्शंस ऑन यूक्रेन, इंडिया मस्ट रिटेन, इंडिया को रखना चाहिए क्या, द एबिलिटी, एक योग्यता जज करने की, और शिफ्ट इट्स पोजीशन, और अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर देना चाहिए यूक्रेन पर एज द वॉर प्रोग्रेस, जैसा कि वॉर जो है वो प्रोग्रेस करता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। तो भाई क्या कहना चाह रहा है इस सेंटेंस में कि क्या इंडिया जो समय रशिया के साथ नहीं है ना यूक्रेन के साथ है, न्यूट्रल है। तो पैसेज में कहा जा रहा है कि इंडिया को अब अपनी पोजीशन समझनी चाहिए और कोई ना कोई डिसीजन लेना चाहिए। तो देखते हैं जल्दी से, आइए दोस्तों। साफ साफ कह रहा है यहाँ पे इस पैसेज में, इट इज सर्टेनली नो कोइंसिडेंस, मतलब वास्तव में ये कोई भाग्यवश या कोई कोइंसिडेंस की बात नहीं है, कोई शर्तिया बात नहीं है। दैट के स्ट्रिंग ऑफ फॉरेन लीडर्स, जो एक फॉरेन लीडर्स का ग्रुप है, मिनिस्टर्स का एंड ऑफिशियल्स का, आर डिसेंडिंग ऑन न्यू दिल्ली दिस मंथ, उन्होंने इस महीने न्यू दिल्ली में एक मीटिंग करी एज द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, जैसा कि रशिया का इन्वेजन है यूक्रेन पर, कंटिन्यूज फॉर इट्स 4th वीक, चौथी वीक भी कंटिन्यू रहा, एंड विदाउट अ क्लियर एंड इनसाइड, जिसका कि हमें नहीं दिख रहा कि भाई वो एंड अभी होने वाला है, जिसका हमें मालूम ही नहीं है। फिर उसने आगे कहा देयर आर समिट्स विद द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ जापान, अभी अभी एक समिट हुआ किसके संग, जापान के प्राइम मिनिस्टर के संग, ऑस्ट्रेलिया के साथ, एंड वन सून विद द इजरायली प्राइम मिनिस्टर, और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के साथ, एंड विजिट्स बाय द यूएस, और यूएस के संग एक विजिट हुई अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विक्टोरिया नोलैंड, एज वेल एज यूरोपियन फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ एंड डेलीगेशंस के साथ। मतलब बहुत सारे अभी समिट्स हुए हैं और बहुत सारी हमारे प्राइम मिनिस्टर के संग वार्ताएं हुई हैं। व्हाट द विजिट्स बाय नाटो, जो विजिट्स है नाटो के साथ, एंड क्वाड के संग, अलाइज ऑफ यूएस, अलाइज के संग यूएस के संग जो संबंध है, ऑल हैव इन कॉमन, सबके संग एक कॉमन चीज थी, क्या थी, इज देयर प्लानिंग एट शॉर्ट नोटिस, कि उनकी एक प्लानिंग थी एक शॉर्ट नोटिस के साथ, एक मतलब जो छोटे तौर पे मिले, एंड पुटिंग डिस्कशन, और उनको डिस्कशन पे उन्होंने रखी एक चीज क्या, ऑन इंडियाज स्टैंड, कि इंडिया का क्या स्टैंड है, इंडिया किसके संग है, ऑन यूक्रेन, इंडियाज स्टैंड ऑन यूक्रेन, की इंडिया का जो स्टैंड है, इंडिया जो खड़ा हुआ यूक्रेन के साथ, एट द टॉप ऑफ देयर टॉक्स। मतलब क्या हो गया
कि उनकी जितनी भी बातें थी इंडिया के साथ वो सब टॉप में जो बात रही वो केवल ये रही कि इंडिया का स्टैंड जो है यूक्रेन के संग वो क्या है, मतलब इंडिया क्या चाह रहा है यूक्रेन के साथ, उसकी क्या नीति है इस वॉर में, राइट। आगे उसने कहा इवन जापानीज पीएम फूमियो किशिदा, मतलब जो जापान की जो पीएम है, जापान के जो पीएम है फूमियो किशिदा, हु हैड अ फुल बायलैटरल एजेंडा, जिनके पास फुल बायलैटरल एजेंडा था डिस्कस करने के लिए विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट देयर मच डिलेड एनुअल समिट मीटिंग्स में, अराइव्ड इन दिल्ली, जो दिल्ली पहुंचे ऑन अ वेरी शॉर्ट विजिट, कुछ समय के लिए, एंड मेड इट क्लियर, उन्होंने क्लियर किया दैट फाइंडिंग अ कॉमन पोजीशन ऑन यूक्रेन, कि भैया फाइंड की जाए कॉमन पोजीशन यूक्रेन पर, एंड टेलिंग इंडिया, और इंडिया को बताया दैट इट मस्ट नॉट कंडोन, कि इंडिया को क्षमा नहीं करना चाहिए रशियाज एक्शन को, वॉज अ प्रायोरिटी, वो एक प्रायोरिटी थी। मतलब इवन देन रशिया जो आया, सॉरी जापान जो आया, जापान के जो पीएम आए फूमियो किशिदा इंडिया में बात करने, उनकी लिस्ट में भी प्रायोरिटी जो थी बात की वो क्या थी कि रशिया को क्षमा मत करिए और आप समझिए कि आपकी नीति क्या होनी चाहिए रशिया और यूक्रेन वॉर में, वो भी नरेंद्र मोदी को समझाना चाह रहे हैं इस बात को। देखते हैं भाई क्या समझे। तो सेंटेंस में आगे कहा उसने यहाँ पे द मैसेज फ्रॉम द वेस्ट इज क्लियर, जो वेस्ट की साइड से मैसेज है वो बहुत क्लियर है, दैट इंडिया मस्ट शिफ्ट इट्स पोजीशन, कि इंडिया को अपनी पोजीशन शिफ्ट कर देनी चाहिए ऑन 3 काउंट्स, 3 चीजों पर, टू डू मोर एट द यूएन, उसे काफी कुछ करना चाहिए यूएन को लेकर, वेयर न्यू दिल्ली हैज कंसिस्टेंटली एब्सटेन्ड, वेयर का मतलब है यूएन, मतलब दोस्तों जहां न्यू दिल्ली जो है हमेशा कंसिस्टेंट रहा है, एब्सटेन मतलब बचने में, फ्रॉम रेजोल्यूशंस क्रिटिसाइजिंग मॉस्को, कि भैया उसे मॉस्को को क्रिटिसाइज करना हो ऐसा उसने कभी नहीं कहा, और वो हमेशा बचता रहा है यूएन के साथ ये कहने में कि भाई मैं मॉस्को को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता। टू जॉइन द सैंक्शंस, दूसरा क्या था कि वो जो सैंक्शंस लगाए गए हैं उन पे कभी साथ नहीं देता इंडिया, कि भाई जो तुमने सैंक्शन लगाए हैं रशिया पे वो मैं भी लगाऊं, एंड टू अवॉइड कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर मोर रशियन ऑयल, और वो अवॉइड कर रहा है कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर मोर रशियन ऑयल, जो रशियन ऑयल की खरीद बेच है उसके लिए उसको अवॉइड करे, मतलब इंडिया को कहा जा रहा है कि इंडिया अवॉइड करे रशिया से ऑयल की इंपोर्ट। तो भैया ऐसा भी इंडिया ने कुछ नहीं कहा, इंडिया ने एब्सटेन किया है। और सेंडिंग सिविल और मिलिट्री सप्लाईज, और वो स्टॉप करे क्या करना, सिविल और मिलिट्री सप्लाईज को टू द पुतिन को, रेजिम अंटिल द वॉर एंड्स, जब तक कि वॉर एंड नहीं हो जाता। तो साफ साफ कहा गया है कि ये सब चीजें 3 शर्तें रखी गई हैं कि इंडिया ऐसा ना करे। आगे द फ्लरी ऑफ विजिट्स, जो विजिट्स हैं इंडिया की, कमेंट्स बाय ऑफिशियल्स, जो कि ऑफिसर लोग हैं उनके द्वारा जो कमेंट किया गया, एंड प्रेस स्टेटमेंट्स, जो प्रेस स्टेटमेंट के द्वारा बताई गई, डिप्लोमेट्स इंडिकेट, वो जो डिप्लोमेट्स से बताते हैं इंडिकेट करते हैं दैट टेंशंस बिटवीन रशिया एंड द वेस्ट, कि जो वेस्ट और रशिया के बीच में जो टेंशंस हैं हैव रीच्ड, वो बढ़ चुकी हैं, अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, मतलब वो किसी भी पॉइंट पे रिटर्न होने को राजी नहीं है, रशिया और वेस्ट की जो बातें हैं। एंड न्यू दिल्ली इज बीइंग आस्क्ड, और न्यू दिल्ली से पूछा जा रहा है टू मेक अ वेरी पॉइंटेड चॉइस बिटवीन देम, कि वो जो भी करना चाहता है वो एक कोई भी चीज अपना ले, मतलब कोई भी पॉइंट अपना ले, या तो यूक्रेन के या तो वेस्ट के संग हो जाए और या फिर रशिया के संग आ जाए, लेकिन अपने पॉइंट को क्लियर कर ले। तो भाई देखते हैं आगे क्या कहा। आगे कहा वाइल देयर आर सेवरल रीजंस, जबकि बहुत सारे रीजंस हैं, वाई क्यों, सेवरल रीजंस वाई न्यू दिल्ली हैज डिक्लाइंड, कि नई दिल्ली ने मना कर दिया, अटेम्प्ट्स टू स्टीयर इट फ्रॉम इट्स कोर्स ऑन रशिया, कि वो मतलब उसने मना कर दिया स्टीयर करने में, मतलब किसी भी चीज को आगे बढ़ाने में, इट फ्रॉम इट्स कोर्स ऑन रशिया दैट आर लिंक्ड टू इट्स स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप विद रशिया। उसने बताया कि भाई रशिया के संग मेरी जो स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है इस कारण मैं कुछ भी नहीं कर सकता। देयर आर सम ग्लोबल इंटरेस्ट, कुछ ग्लोबल इंटरेस्ट हैं दैट द मोदी गवर्नमेंट मस्ट कंसीडर, जो मोदी गवर्नमेंट को कंसीडर करनी चाहिए मोर क्लोजली, बहुत नजदीकी तौर पे। द सिविलियन टॉल इन यूक्रेन इज माउंटिंग, जो सिविलियन पे जो अत्याचार की जा रहे हैं वो यूक्रेन में बढ़ते जा रहे हैं अब। एंड और इतना ही नहीं, वाइल रशिया हैज डिनाइड, जबकि रशिया ने मना किया है रिपोर्ट में क्या, कि टारगेटेड अटैक्स ऑन स्कूल्स एंड थिएटर्स, कि भाई उसने कोई अटैक नहीं किया स्कूल और थिएटर पे। इट इज नेसेसरी, ये आवश्यक है, क्या आवश्यक है, फॉर न्यू दिल्ली के लिए टू एक्नॉलेज एनी रशियन वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, कि न्यू दिल्ली जाने किसके बारे में, कि भैया जो रशिया वायोलेट कर रहा है, रशिया जो हिंसात्मकता अपना रहा है और ह्यूमन राइट्स को जो तोड़ रहा है, ह्यूमन राइट्स को वायोलेट कर रहा है उसके बारे में, स्पेशली एज द क्रेमलिन हैज नॉट येट फुली क्लैरिफाइड इट्स एंड गेम, जैसा कि रशियन जो गवर्नमेंट है क्रेमलिन, उसने अभी तक नोटिफाई नहीं किया है, उसने नहीं बताया है कि वो ये वॉर कब तक खत्म करेंगे। तो वेस्ट कह रहा है कि इंडिया को समझना चाहिए ये सारी चीजें। फिर सेकंड उसने क्या बताया, सेकंड उसने बताया वाइल इंडिया हैज एक्सप्रेस्ड, इंडिया अपने कंसर्न को, अपनी चिंताओं को साफ साफ रख चुका है ओवर न्यूक्लियर सेफ्टी के बारे में। इट मस्ट बी विलिंग टू मेक
इट मस्ट बी विलिंग, मतलब इट मस्ट बी, इंडिया को विलिंग होना चाहिए टू मेक दिस एन इशू विद मॉस्को इफ नेसेसरी। इंडिया को ये इशू सामने रखना चाहिए मॉस्को के साथ न्यूक्लियर सेफ्टी को लेके, यदि ये चीज आवश्यक है, यदि ये चीज बहुत जरूरी समझी जाए तो। आगे उसने कहा अनदर एरिया, यदि हम किसी और एरिया की बात करें तो इज दैट थ्रेट ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वॉरफेयर। तो भैया एक थ्रेट और है, जो केमिकल और बायोलॉजिकल वॉरफेयर है उनका भी एक डर है। एंड वाइल द इंडियन रिप्रेजेंटेटिव स्पोक, जबकि जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने कहा स्ट्रांगली एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फुली इंप्लीमेंटिंग द बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन्स कन्वेंशन, की जो बातें हुई हैं बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन्स के बारे में, द गवर्नमेंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड, कि गवर्नमेंट को प्रिपेयर हो जाना चाहिए टू वोट ऑन द इशू एंड कॉल आउट एनी साइड दैट वायोलेट्स दीज, कि वो इन इशू पे वोट करे और कॉल आउट करे, मतलब सामने लाए, खींच ले, एनी साइड, किसी भी साइड को, दैट वायोलेट्स दीज, जो इन सब चीजों का उल्लंघन करती है। मतलब यदि न्यूक्लियर या बायोलॉजिकल वेपन्स या टॉक्सिन वेपन्स ऐसी चीजों को लेकर कोई बात है तो उनको कॉल आउट किया जाए, उनको बुलाया जाए, उनको सामने रखा जाए मुद्दों को, और उनको वायोलेट किया जाए, मतलब उन पर बातें की जाए सामने से। आगे उसने क्या कहा, एज द वॉर प्रोग्रेस, जैसा कि वॉर बढ़ता ही जा रहा है, युद्ध जो है खत्म होने पे नहीं आ रहा, मोर सच डिबेट्स विल अराइज, ऐसी काफी डिबेट्स जो है वो सामने आएंगी, वार्ताएं। एंड न्यू दिल्ली मस्ट रिटेन इट्स एबिलिटी, और न्यू दिल्ली को चाहिए कि वो रिटेन करे, वापस करे अपनी एबिलिटी टू जज, मतलब अपनी जो जज की एबिलिटी है, मतलब जो वो जजिंग पॉइंट ला सकता है कि हाँ भाई मुझे किसके संग होना है, उस एबिलिटी को वापस ले। एंड शिफ्ट इस पोजिशन, वेस्ट कहना चाह रहा है कि अपनी पोजिशन को शिफ्ट करे फ्रॉम बीइंग न्यूट्रल एंड एब्सटेंशनिस्ट, मतलब न्यूट्रल रहने की जो पोजीशन है इंडिया की कि ना मैं उसकी साइड हूं ना मैं इसकी साइड हूं, और एब्सटेंशनिस्ट मींस बचे रहने की जो पॉलिसी है इसको शिफ्ट करे टू वन मोर होली सीज्ड ऑफ द इश्यूज, मतलब जिस इशू को वो प्रॉपर तौर से सीज कर सकता है, जिन पे वो बचा हुआ है, न्यूट्रल रह रहा है, उनके लिए वो कोई ना कोई डिसीजन ले। एंड और भाई क्या कह रहे हैं, एज अ लीडिंग नेशन, एक लीडिंग नेशन के तौर पे दैट इज एबल टू एक्सरसाइज इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जो कि योग्य है अपनी ऑटोनॉमी, अपनी बातों को, अपनी चीजों को सामने लाने के लिए ऑन मैटर्स ऑफ प्रिंसिपल्स, अपने सैद्धांतिक गुणों को, व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत है। मतलब उसने होलसेल कहा कि जब इंडिया जो है भाई अपने सैद्धांतिक गुणों के कारण अपनी ऑटोनॉमी, भाई वो चाहता है, वो जो चाहता है उसको सामने रख सकता है, उन चीज़ों को वो कर सकता है, वो इश्यूज को सीज कर सकता है, तो भाई वो क्यों न्यूट्रल बना हुआ है, आखिर क्या रीजन है कि वो एब्सेंटिनिज्म है। एब्सेंटिनिज्म का मतलब क्या हो गया दोस्तों, एब्सेंटिनिज्म मीन्स हो गया बचे रहना, वो क्यों बचा हुआ है इन मुद्दों से, उसको सामने लाना चाहिए, और वो बचा ना रहे, वो कोई ना कोई डिसीजन ले, या तो इस पार या उस पार। आगे दोस्तों आगे कुछ है ही नहीं इसमें, आगे खत्म है व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत हो। मतलब यहाँ पे हमने खत्म किया अपना सेकंड पैराग्राफ। आज हम लोगों ने दोस्तों 2 पैराग्राफ खत्म किए, 2 क्लोज टेस्ट नहीं, 2 एडिटोरियल। मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कहीं कोई डाउट है और क्वेश्चन है तो आप मुझसे जरूर पूछें और जरूर लिखें। मैं आशा करता हूँ कि ज़्यादा जल्दी नहीं हुई होगी, शायद थोड़ी सी हम लोग फास्ट थे आज, लेकिन अगली बार से फिर से कोशिश करेंगे कि हम इसको प्रॉपर टाइम में और अच्छे से समझें। लेकिन ये जो वर्ड है कंडोन, एब्सटेन, फ्लरी, टॉल, कॉल आउट, ऑटोनॉमी, इन सब के आपको मीनिंग मालूम होंगे, तो प्लीज़ राइट डाउन द मीनिंग ऑफ। नहीं पता तो दोबारा पैसेज पढ़िए और दोबारा इनकी मीनिंग को देखिए कि क्या इनके मीन होने चाहिए। राइट एवरीवन, चलिए फिनिश करते हैं आज की ये क्लास यहाँ पे, ठीक है। So that's what all about. Thank you. Take care of yourself everyone. Stay happy, stay healthy and stay hungry. Thank you दोस्तों, नमस्कार।